नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर डेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं टॉपिक वाइज। तो ये आपका विज्ञान का सिलेबस है, जिसके अंतर्गत इससे पहले वाला जो वीडियो था वो हमारा था कोशिका से अंग तंत्र तक। इसके हमने प्रश्न देखे थे दो पार्ट में। पिछला वाला पार्ट साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इसके बाद वाला, यानी कि किशोरावस्था और विकलांगता। ये हमारा टॉपिक है। इस पर आधारित आज हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कंप्लीट 43 जो है वो क्वेश्चन। और इन 43 क्वेश्चन में सभी प्रश्न हम आज के इसी पार्ट में देखेंगे। इसका कोई सेकंड पार्ट जो है वो नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। टॉपिक है हमारा किशोरावस्था और विकलांगता। पहला आपका प्रश्न है कि किशोरावस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार रिपीट होता है। और ये आप देखेंगे तो सीडीपी जो सेक्शन है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, उसमें बहुत पूछा जाता है। आंसर की बात करते हैं तो स्टेनले हॉल आपका सही हो जाएगा। इन्हीं का जो है ये कथन है। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण जो है आपको बताना है, इनमें से नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। तीव्र शारीरिक विकास, विपरीत लिंग में अधिक रुचि, स्पष्ट और स्थायी आत्म प्रत्यय, या फिर अधिक संवेदनशील प्रकृति। कौन सा इसमें पूछा गया लक्षण नहीं है? अब देखिए, लक्षण है में आपको समझ में आ रहा है, बाकी सभी तो हैं। शारीरिक विकास भी होता है, विपरीत लिंग में रुचि भी होती है, संवेदनशील प्रकृति तो बिल्कुल होती है, पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर ये किशोरावस्था की विशेषता या लक्षण नहीं है। इसमें स्पष्ट और स्थायी आत्म प्रत्यय की बात की गई है। प्रश्न नहीं आपसे जो है वो पूछा गया था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि मानव जीवन की किस अवस्था में मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं। किस अवस्था में? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्या या फिर युवा। किस अवस्था में मानसिक जो प्रक्रिया है या मानसिक विकास की जो प्रक्रिया है उसमें तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे? किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें तीव्र और बहुपक्षीय परिवर्तन होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। तीव्र तो आप जानते हैं, बहुपक्षीय भी आपका यानी अलग अलग आधार पर होता है। चौथा प्रश्न है कि किशोरावस्था के प्रमुख लक्षण जो है वो इनमें से कौन से हैं? चार ऑप्शन है, बताइए। शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं उनका तीव्र होना लक्षण में आता है? आप कहेंगे बिल्कुल आता है। स्थल क्रियात्मक कौशल जो है उनका विकास, तो ये ऐसा कोई खास किशोरावस्था से संबंध नहीं। दूसरों पर डिपेंड रहना, ये इससे पहले आता है। किशोरावस्था में तो सेल्फ डिपेंडेंसी भी धीरे धीरे दिखने लगती है। और शारीरिक भिन्नता का विकास, ये आप ना कहकर ए वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे जिसमें शारीरिक परिवर्तन जो है वो तीव्र होने लगते हैं। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन किशोरावस्था से संबंधित उसके लक्षण से संबंधित हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र जो है वो कितनी होती है, उनमें वो जो लक्षण होते हैं वो कब से प्रदर्शित होते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पहला तो बिल्कुल कट जाएगा। बी या सी में से कौन सा सही होगा किशोरावस्था को लेकर के? तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 12 से 13 वर्ष जो है लड़कियों में किशोरावस्था की जो उम्र है वो होती है। अगर बात करें लड़कों के कंपैरिजन में थोड़ा सा जल्दी होती है। अगला देखते हैं छठा नंबर प्रश्न की बालिकाएं जो है उनकी किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन जो है वो होना चाहिए। शिक्षा संबंधी समस्या, स्वास्थ्य, आवास या यौन उत्पीड़न। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पूछा गया किस समस्या का पूरी तरीके से उन्मूलन होना चाहिए, पूर्ण उन्मूलन। अब शिक्षा समस्या है, धीरे धीरे रहेगी, धीरे धीरे वो एक समस्या के तौर पर देख करके आप उसे एक जागरूकता के तौर पर, समाज विकास हो उसके तौर पर देखते हैं, तो पहला तो ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकता है, आवाज तो बिल्कुल नहीं होगा, और यौन उत्पीड़न बिल्कुल हो सकता है। अब बी और डी में से सबसे ज्यादा सही कौन सा होगा? तो डी वाला आपका सही होगा, जिसका पूर्ण उन्मूलन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बाकी ऑप्शन का कंपैरिजन करें तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि किस अवस्था में यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन जो है वो होते हैं। बताइए, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था या फिर बुढ़ापा। यौन परिपक्वता के कारण बालक के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, किस अवस्था में होते हैं ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो अभी हम एक प्रश्न देख कर आए थे, वहां पर मैंने बताया था तीव्र परिवर्तन के संदर्भ में किशोरावस्था की एज होती है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है कि 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष जो है उसका आयु काल जो है वो क्या कहलाता है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था या फिर युवावस्था या फिर शैशवावस्था। तो 12 वर्ष से 18 वर्ष का आयु काल क्या कहलाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा।
बताइए, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था या फिर शैशवावस्था, चार ऑप्शन दे रखे हैं। आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं 12 वर्ष से 18 वर्ष का जो आयु काल होता है वो किशोरावस्था कहलाता है। शैशवावस्था आप देखेंगे तो वही लगभग जन्म से 5 वर्ष या 1 वर्ष से 5 वर्ष ऐसे रहता है। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष रहता है। उसके बाद आपका आता है किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच, कहीं कहीं 20 भी लिखा रहता है, पर यही एवरेज जो है वो रहता है। 9 प्रश्न कह रहा है कि बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताइए। उसके जो विचार होते हैं वो मनोवैज्ञानिक ढंग से किसी भी बात या किसी भी चीज या किसी प्रॉब्लम समस्या के बारे में सोच सकते हैं। तो बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं किशोरावस्था सही हो जाएगा। कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। 10वां नंबर प्रश्न है कि उन मनोवैज्ञानिक को यहाँ पर पहचानिए जिसने कहा है कि, एक कथन दे रखा है, ये पूछा गया है किसने कहा है कि किशोरावस्था की समुचित विशेषता को प्रकट करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। ये जो परिवर्तन है वो शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो रॉस, जर्सील्ड, बिग और हंट, क्रो एंड क्रो में से किसका जो है ये कथन है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप ऐसे याद रखिए कि परिवर्तन जब भी होता है तो कुछ बड़ा परिवर्तन होता है, तो बड़े से बिग या वर्ड याद रख सकते हैं। बिग और हंट इन्हीं की जो है डेफिनेशन है। सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 11 नंबर प्रश्न है कि किसके अनुसार किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है। सबसे पहले भी यही प्रश्न आया था, मैंने आपको बताया था। स्टेलनो हॉल आपका सही हो जाएगा। आसानी से आप इसको टिक लगा सकते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है, आपसे जो है वो पूछा गया है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। इनमें से कौन सा विकासात्मक कार्य जो है वो नहीं है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो व्यवसाय का चयन करना एक विकास से संबंधित कार्य बिल्कुल है। तो वस्तु स्थिरण प्राप्त करना ये नहीं है आपका। आत्म पहचान जो है ये भी आपका। शारीरिक जो परिवर्तन उनको स्वीकार करना ये भी कहीं ना कहीं शारीरिक विकास से संबंधित है। तो बाकी तो है, पर बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि प्रश्न में पूछा गया था, विकासात्मक कार्य नहीं है वस्तु स्थिरण प्राप्त करना। अगला प्रश्न है यौनावस्था की जो बाधा है उसमें शामिल है। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, मनोवैज्ञानिक बाधा, शारीरिक बाधा, तो ये सभी आपकी बाधा में आ जाएंगी। तो आंसर आपका उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला है पूर्व किशोरावस्था जो है उसकी उम्र कितनी होती है। अब देखिए प्रश्न ऐसे ही पूछ जाते हैं, अभी तक किशोरावस्था आप पढ़ के आ रहे हैं, अब उसमें भी पूर्व और उत्तर वर्ड जोड़ दिया था। पूर्व मतलब जैसे ओवरऑल हमने 12 से 18 देखी, तो स्टार्टिंग के जो थोड़े से वर्ष हैं वो पूर्व में आ जाएंगे, बाद के जो है वो आपके उत्तर में आ जाएंगे। इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन सही हो सकते हैं। 14 वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, 18 से बिल्कुल नहीं होगा। पूरा जो किशोरावस्था था वो 12 से 18, और कहीं कहीं आपको 20 भी देखने को मिलता है, मैंने ये बताया था। तो स्टार्टिंग आप या तो 12 से करेंगे या तो 13 से करेंगे, क्योंकि 12 ईयर कम जो लग रहा है टोटल वो पहले ही लगा जा रहा है। बाकी किशोरावस्था में आप 13 से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो उस आधार पर 13 से 17 वाला ज्यादा ऑप्शन सही होगा। क्योंकि जो बाल्यावस्था होती है ना वो 5 से 12 होती है, तो 12 तो ऑलरेडी उसमें काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर हम 13 से स्टार्ट करेंगे। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है छदम परिपक्वता काल होता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। किशोरावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पर देखिए शैशवावस्था जो है वो कट जाएगा, और किशोरावस्था और या पूर्व बाल्यावस्था भी कट जाएगा। किशोरावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दो ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं। एक्चुअल में छदम परिपक्वता का काल कहा किसने है? तो रॉस ने जो है वो कहा है। किस काल को कहा है? तो बाल्यावस्था को जो है वो कहा है। अब इस बाल्यावस्था के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, उत्तर बाल्यावस्था ज्यादा सही होगा, क्योंकि छदम के साथ साथ एक वर्ड जुड़ा हुआ है परिपक्वता। ऐसी परिपक्वता जो कि एक संधि का काम कर रही है, यानी कि बीच का मीडिएटर है। तो उस आधार पर उत्तर बाल्यावस्था के साथ हम जा सकते हैं, अगर रॉस के अकॉर्डिंग बात करें तो। और इस छदम वर्ड को ही मिथ्या करके भी कई बार जो है वो पूछ लिया जाता है। मिथ्या परिपक्वता जो है उसका काल, तो रॉस ने ही जो है वो कहा था। और साथ ही साथ मैंने किशोरावस्था को भी इसलिए रखा है क्योंकि जो उत्तर बाल्यावस्था की स्थिति होती है वो किशोरावस्था में भी देखने को मिलती है, क्योंकि बाल्यावस्था का लास्ट वाला जो समय है वो किशोरावस्था में धीरे धीरे, तो कहीं कहीं आंसर में किशोरावस्था भी आपको देखने को मिल सकता है। वैसे अगर रॉस के अकॉर्डिंग जाए तो उत्तर बाल्यावस्था ही आपका आंसर होना चाहिए। कुछ एक्चुअल में ऐसे भी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है कि जो
किशोरावस्था होती है, बहुत कठिन काल होता है। वो सब समय होता है वो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल होता है। इसलिए बालक क्या करता है, दोनों अवस्थाओं में रहता है। उसे ना तो बालक समझा जाता है और ना ही प्रौढ़ समझा जाता है। तो उसी आधार पर इसको चरम परिपक्वता काल को जो है वो परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर हम उत्तर बाल्यावस्था के साथ जा रहे हैं। बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। अब यहाँ से हमारा इसी में ही नेक्स्ट जो है टॉपिक विकलांगता स्टार्ट होगा, क्योंकि कोर्स में मैं आपको दिखाऊं तो दोनों ही चीजें थी। सबसे पहले किशोरावस्था था, उसके बाद विकलांगता था। तो किशोरावस्था पर हमने देख लिए प्रश्न, अब हम विकलांगता पर आधारित प्रश्न जो है वो देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे से अच्छे प्रश्न जैसे भी आ सकें हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। तो सभी लोग का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। तो अब देखते हैं विकलांगता पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर 16 से लेकर के 43 तक हम प्रश्न जो है इसी विकलांगता पर आधारित देखेंगे। तो प्रश्न आपका है कि एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टि बाधित है यदि उसका जो विजन क्षेत्र है वो 20 डिग्री है, जबकि उसकी जो विजुअल एक्विटी है वो इनमें से चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/6 से कम है। इसी प्रकार अलग अलग चार ऑप्शन दे रखे हैं। हम डायरेक्ट जो है वो आंसर की बात करेंगे, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा कि अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6/60 से जो है वो कम है। ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर की कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, अगर कोई कक्षा 5 का जो है वो बच्चा है और न्यून दृष्टि से ग्रसित है, तो उसको निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता और मित्रों की सहायता करनी चाहिए, या सामान्य रूप से ही बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या फिर कोई विशेष बर्ताव करना चाहिए। बताइए चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, स्पष्ट तौर पर आपको समझ में आ रहा है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। कक्षा में सामान्य रूप से आप बर्ताव करें, साथ ही साथ ऑडियो विजुअल मेथड का यूज करें, ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले और जो भी दिक्कत आ रही हो उससे दूर हो सके। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर जो है उसकी तीखी धार वाली जो किनारे हैं उनको रुई से ढका रखने को कहती हैं, और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती हैं। वो किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। पहला कह रहा है सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, दूसरा कह रहा है दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। अब देखिए पहला आपने ऑप्शन पढ़ा तो समझ में गए कि सामाजिक रूप से वंचित से उस नुकीले छूने से संबंधित ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, सीख ना सकने वाले शिक्षार्थी। अब सीख ना सकने वाले शिक्षार्थियों को भी इसमें कहीं शामिल नहीं किया गया है। अब दृष्टि और श्रवण में कौन सा हो जाएगा, तो सुनने से रिलेटेड तो है नहीं, क्योंकि छूने से संबंधित अनुभव से लेकर बात की जा रही है। तो दृष्टि वाला विकलांग शिक्षार्थी आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी इकाई जो है उसका यूज सुनने की क्षमता की जांच के लिए किया जाता है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, डेसीमीटर, डेसिबल, डेसी पाइन या फिर डेसी बिंदु। कौन सी इकाई का यूज सुनने की क्षमता की जांच के लिए किया जाता है। अच्छा प्रश्न दे रखा है, बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे, डेसिबल जो है इसका यूज किया जाता है सुनने की क्षमता की जांच के लिए। और आप देखते भी हैं कोई भी जो भी साउंड होता है उससे रिलेटेड जो वैल्यू लिखी रहती है वो डेसिबल में ही लिखी रहती है, उससे भी आप इस प्रश्न के आंसर तक पहुंच सकते थे। अगला है किस प्रकार के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा का यूज किया जाता है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। दृष्टि दोष युक्त बच्चे, मूक बधिर, मंद बुद्धि, या इनमें से कोई नहीं। अब आप क्या कहेंगे कि मंद बुद्धि से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अब बच्चों की शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा को लेकर बात की जा रही है। अब दृष्टि दोष है या मूक बधिर में कौन सा सही होगा, ए या बी में से, तो बी वाला सही हो जाएगा। मूक बधिर जो बोलने में असमर्थ है या वाणी बाधित बच्चे हैं वही तो संकेतों का यूज करेंगे, यही आपका सही हो जाएगा। दृष्टि दोष वाले कैसे यूज करेंगे, जब देख ही नहीं सकता है तो वो फिर संकेतों को कैसे देखेगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहां से वह शिक्षिका
के होठ और चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। ये ध्यान रखिएगा, बधिर बच्चा लेकर बात पूछा जा रहा है। अगला देखते हैं कि विद्यालय सलाहकार जो है उसे कहेंगे कि वे बच्चे के अभिभावक से बात करें। तीसरा कह रहा है उसके प्रति संकेत करेंगी जिसे वह बच्चा बार बार भी ना कर पा रहा। और डी ऑप्शन है कि बच्चे को डांट फटकार कर, तो ऑप्शन डायरेक्ट काट दीजिए। आंसर की बात करते हैं, बधिर बच्चा है तो पहला ही बिल्कुल सही होगा कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए हैं जहां से वो शिक्षिका के होठ और चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। बधिर मतलब होता है जो जिसको सही सुनाई ना देता हो। जब बच्चा सही तरीके से नहीं सुन पा रहा होगा और आप जब बच्चे को आगे स्थान पर बैठाएंगे जहां से वो टीचर को देख सकेगा, तो लिपसिंग जो होती है ना शिक्षिका के होठ और चेहरे, उससे वो पढ़ पाएगा कि वो शिक्षिका जो है वो कहना क्या चाह रही है। तो इसीलिए लिखा है कि साफ तौर पर जो है वो देख सके, उस स्थान पर बैठाएं। तो ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस पद्धति का यूज करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो बी वाला ऑप्शन प्रवर्धित वाक जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 23 नंबर प्रश्न की अथॉर्टिक उपकरणों का यूज मुख्य रूप से किसके डिजाइन के लिए किया गया है। अलग अलग चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो अथॉर्टिक उपकरण का यूज शरीर के अंगों को समर्थन देने में होता है। बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 प्रश्न, इनमें से या डैश के जो मामले हैं उनमें शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं। 4 यहाँ पर नाम दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन है, ट्राईप्लैगिया या बाईप्लैगिया, क्वाड्रीप्लैगिया या हेमीप्लैगिया। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला क्वाड्रीप्लैगिया सही हो जाएगा। इसके मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 25 की एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। प्रश्न को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एकाग्रता और समय के साथ अगर आपको मेल बैठाना है, इन दोनों में मेल बैठाना है और आपको कोई काम दिया जाता है, कोई दत्त कार्य किया जाता है और उसको पूरा करने के लिए आपको कोई समय दिया जाता है, आवंटित समय दिया जाता है। अब जैसे आपको वो समय दिया गया किसी काम करने के लिए 30 मिनट दिया गया और लिखा गया है कि अगर उसको घटा दिया जाए, 30 की जगह हम कहते हैं चलिए 20 मिनट कर दिया जाए, और जो चरणबद्ध तरीके से ये जो एकाग्रता समय है, जो ये ऊपर वाला एकाग्रता समय है, उसको बढ़ा दिया जाए और वो भी साथ ही साथ चरणबद्ध तरीके से इसको बढ़ा दिया जाए। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका एकाग्रता ह्रास अति सक्रियता या अति क्रियाशील विकार जो है, ये वाला आपका ऑप्शन डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि ऑटिज्म एक है, क्या है। 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे न्यूरो विकास विकार जो है वो होता है, न्यूरो संबंधी जो है ये होता है। ऑटिज्म में एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये किस पर ज्यादा असर डालता है, तो तंत्रिका तंत्र जो है उस पर ज्यादा असर डालता है। हिंदी में हम इसे स्वलीनता कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वलीनता। और ये जो विकार होता है वो मस्तिष्क के विकास के दौरान ही जो है वो होता है, और इससे जो भी व्यक्ति जो है प्रभावित होता है वो क्या करता है, दोहराव काम करता है। मतलब एक ही काम को बार बार दोहराने संबंधी उसके अंदर चीजें आती हैं। यही सारी चीजें हैं इसमें। 27 प्रश्न है कि फेनी कैटोनुरिया, फेनील कैटोनुरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम किया जा सकता है। बताइए इन 4 ऑप्शन में, सामाजिक संपर्क के द्वारा या फिर कक्षा शिक्षण के द्वारा या फिर पर्यावरणीय कारक या फिर आपका प्रगतिशील शिक्षा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की कि किससे उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम किया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे, ऑप्शन सी वाला पर्यावरणीय कारक जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 कह रहा है कि बच्चों में पश्च आघात तनाव विकार, जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, उसके लक्षण जो है वो क्या है।
घटना से जुड़े स्थान स्थान या जो लोग हैं उनसे बचना, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना, दूसरों में बिल्कुल रुचि ना होना या दूसरों से नाराज होना। पश्च आघात, तनाव, विकार, ये आपसे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि घटना से जुड़े जो स्थान होते हैं या लोग होते हैं उनसे बचना, ये लक्षण में जो है वो आता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है हम इसे कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी जो पारी है या बारी है, पारी नहीं, बारी जो है उसका इंतजार नहीं कर सकता और अक्सर मैदान पर दौड़ता है जबकि कोई पहले से ही बल्लेबाजी कर रहा होता है। बच्चा किस समस्या से जूझ रहा है? डिस्ग्राफिया से, ध्यान अभाव और अति सक्रियता विकार से, ध्यान अभाव विकार से, या फिर ऑटिज्म आत्म विमोह। जो ऑटिज्म अभी वर्ड मैंने बताया था, इसको हिंदी में आत्म विमोह भी जो है वो कहते हैं। बाकी चीजें मैंने ऊपर अभी बताई थी। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि बच्चा अति सक्रियता के गुण प्रदर्शित कर रहा है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान अभाव और अति सक्रियता विकार, इसी समस्या से बच्चा जूझ रहा है, इसीलिए अपनी पारी का इंतजार जो है यानी अपनी बारी का इंतजार किए बिना ही बार बार पहुंच जाता है। 30 नंबर प्रश्न है कि द्विध्रुवी विकार जिसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं वो किस प्रकार का विकार है? मनोदशा यानी कि मूड, अधिगम, व्यक्तित्व या विचार या थॉट। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका मनोदशा से संबंधित है बाइपोलर डिसऑर्डर। इससे ग्रसित जो भी बच्चा होता है उस पर प्रभाव ये पड़ता है कि वो बहुत ज्यादा अवसाद से घिरा रहता है। इसीलिए देखिए लिखा भी है ना कि मूड या मनोदशा से संबंधित है, और इसका कोई एक्चुअल ठोस रीजन नहीं होता है। ये आसपास का वातावरण हो गया या अनुवांशिकी प्रभाव हो गया, इन सब को इसका रीजन जो है वो बताया जाता है। बहुत सी हॉलीवुड में मूवी भी इस पर बेस्ड बनी है। एक डॉक्यूमेंट्री इस पर बनी हुई है जिसमें एक 12 साल का लड़का होता है, वो क्या करता है, इतना उसका गुस्सा आता है, वो कंट्रोल खो देता है इतना कि वो अपनी माँ पर जो है वो वार कर देता है। तो उनकी जो माँ होती है उसे पता चलता है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, जो सारी चीजें वो फेस कर रहा है। तो ये है होता है आपका बाइपोलर डिसऑर्डर। अगला 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तीव्र मूड स्विंग निम्न का लक्षण है। कहते हैं ना कि अभी इसका मन कर रहा है, फिर उधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, इस टाइप से। तो बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तीव्र मूड स्विंग निम्न का लक्षण है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप कहेंगे द्विध्रुवीय विकार जो है इससे संबंधित हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 32 की पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि का अवधारणा जो है वो किसने दी? गार्डन ने दी, सोनेल ने दी, बर्टन हॉल ने दी, या फिर सिरिल बर्ट ने दी। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सिरिल बर्ट आपका सही हो जाएगा। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की जो अवधारणा है वो सिरिल बर्ट ने दी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी जो है वो ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, इसलिए मैं उसको इंपॉर्टेंट जो है वो मार्क कर देता हूँ। 33 प्रश्न कह रहा है कि मंदित मना जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा के लिए कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? वैयक्तिक अनुदेशन, त्वरण उपागम, संवर्धन उपागम, या फिर उच्च स्तरीय पाठ्यचर्या। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आप क्या कहेंगे? वैयक्तिक अनुदेशन सही हो जाएगा। मंदित मना जो बालक है उनकी शिक्षा के लिए कौन सा उपागम? तो वैयक्तिक अनुदेशन उपयुक्त जो है वो कहा जा सकता है। 34 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता जो है वो नहीं है? कौन सी नहीं है वो यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। अब बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य ये तो विशेषता है। धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, ये भी आपका मानसिक मंदता से संबंधित नहीं है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई और अंतर वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, बस डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। पूछा ही गया था ना कि जो मानसिक मंदता है उसकी कौन सी इनमें से विशेषता नहीं है, तो अंतर वैयक्तिक जो संबंध है उनका कमजोर होना, ये विशेषता जो है वो नहीं है। 35 प्रश्न की आशा जो है वो 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती है जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। तो आशा की ये अवस्था का कारण जो है वो क्या है? मानसिक अक्षमता है, अपंगता है, आनुवांशिकता है, या फिर कुपोषण है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा? लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है, दो लाइव टाइमिंग है, एक दोपहर के 3 बजे, एक शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले के चैप्टर के अगर आपने प्रश्न नहीं देखे हैं तो अलग से प्लेलिस्ट साइंस की बनी हुई है, करंट अफेयर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर प्रश्न आप जाकर देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो मानसिक अक्षमता जो है आपका सही हो जाएगा। जो आशा है वो 14 वर्ष की आयु में जो कार्य कर रही है वो 6 से 7 वर्ष के बच्चों वाले काम कर रही है, तो मानसिक अक्षमता जो है उसको प्रदर्शित कर रही है।
36 प्रश्न आपका कह रहा है कि डिसलेक्सिया में या करने में कठिनाई होती है, पढ़ने वर्तनी में, व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पढ़ने या वर्तनी संबंधी आपका होता है डिसलेक्सिया। काफी बार मैंने बताया है कि जैसे किसी पेज पर कुछ लिखा है और डिसलेक्सिया में एक वर्ड आता है लक्स, अगर लक्स साबुन आप इस पर रगड़ दें तो लिखा हुआ जो भी भाग होगा उसको आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो पढ़ने संबंधी आपकी होती है, पढ़ने या वर्तनी भी जोड़ सकते हैं, तो ये आपका डिसलेक्सिया जो है वो होता है। 37 प्रश्न कह रहा है कि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और बी जो है उसको डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है, तो वो क्या है। दृष्टि दोष है। देखिए दृष्टि दोष क्या होता है, स्पष्ट ना देख पाना या देखने से संबंधित होता है, तो ए तो ऑप्शन कट जाएगा। सीखने में अक्षमता बिल्कुल हो सकती है। मानसिक दोष आप नहीं कह सकते हैं इसे, और मानसिक क्षय भी नहीं कह सकते। बी वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा सही होगा कि सीखने में अक्षमता हुई है, इसीलिए उसे इस टाइप से पहचानने में गलती हो रही है। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डिसलेक्सिया जो है वो क्या है। अभी मैंने आपको बताया पढ़ने से संबंधित है, लिखने से है, सीखने से है, सुनने से है। तो सुनने से भी नहीं है, सीखने से भी नहीं है, लिखने से भी नहीं है, पढ़ने से है, क्योंकि डिसलेक्सिया में लक्स साबुन आप रगड़ देंगे किसी भी चीज पर लिखे हुए भाग पर तो उसे आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो लक्स साबुन से डिसलेक्सिया याद रखिए और उससे पढ़ने से संबंधित विकार होता है। 39 प्रश्न आपका हो गया। 40 नंबर प्रश्न है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है। क्या होता है। डिसकैलकुलिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, डिसग्राफिया होता है, डिस्थीमिया होता है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। अब देखिए जो डिसकैलकुलिया होता है ये आपका कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, इस नाम में ही कैलकुलेशन कैलकुलिया लिखा हुआ है, समझ रहे हैं आप। यह गणित से संबंधी आप भी कह सकते हैं। डिसलेक्सिया मैंने आपको बता दिया पढ़ने संबंधी। अब ये कह रहे हैं शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं उनको कौन सी इनमें से समस्या होती है, तो ना तो पहली वाली होती है क्योंकि शारीरिक रूप से अक्षम को लेकर पूछा गया है, ना दूसरी होती है। डिसग्राफिया क्या होता है, ये आपका होता है लेखन कौशल संबंधित। अब शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, लिखने में थोड़ा सा असमर्थ हो सकते हैं, तो ये आपका लेखन संबंधी जो है उसमें आता है। लेखन संबंधी विकार किससे संबंधित है, डिसग्राफिया से। अब मैंने आपको बताया ना शारीरिक रूप से कोई अक्षम बच्चा है वो क्या कर रहा है, जब शारीरिक रूप से अक्षम है तो हाथ से ही तो लिखेगा, तभी तो उसको दिक्कत आएगी, तो उसको सामान्यतः डिसग्राफिया जो है इसी से संबंधित हो जाएगा। सामान्यतः डिसग्राफिया होते हैं। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो ये संकेत देता है कि बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। तो बताइए चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। बस यहाँ पर इतने से वर्ड को समझना है, पढ़ने में समझने में कठिनाई, लेखन संबंधी कभी नहीं होगा, गणितीय संबंधी कभी नहीं होगा, गति समन्वय क्षमता भी नहीं होगा, बचा डी ऑप्शन, यही जो है वो सही हो जाएगा। अभी हमने बात भी की थी इसकी। 42 प्रश्न है कि जब एक अध्यापक एक नेत्रहीन चुनौतीपूर्ण बालक को दूसरे बच्चे के समूह की गतिविधियों में शामिल करता है तो वह है, तो इस प्रकार से शामिल करना किसमें आता है, समावेशी शिक्षा में आता है। पहले ही ऑप्शन में देखिए समावेशी वर्ड लिखा हुआ है, उसकी भावना के अनुसार अभिनय करना। बाकी देखिए तो किसी भी टाइप से और ऑप्शन जो है वो नहीं है सही, ए वाला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की भी आवश्यकता नहीं है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि टोटल हम प्रश्न देखेंगे यहाँ पर 43, तो ये हमारा होगा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार सभी टॉपिक वाइज हम आपको अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराते रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर भी सर्च करके जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ और लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य करते रहिएगा ताकि और लोग भी प्रैक्टिस करते रहें आपके साथ। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न 43, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक जो विकार है उसका उदाहरण जो है वो नहीं है। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा ये आपसे यहाँ पर बताना है। आंसर की बात करते हैं, इसमें पूछा गया था कौन सा उदाहरण नहीं है, तो आपका सी वाला पोस्ट अभिज्ञात जन्म तनाव ये विकासात्मक प्रकार का उदाहरण नहीं है। नाम में यहाँ पर तनाव आ रहा है और नाम में यहाँ पर विकासात्मक आ रहा है विकार को लेकर, तो कभी कभी क्या होता है शब्दों को भी पकड़ने का प्रयास करिए तो उससे भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, लास्ट में अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि टोटल में से आप कितने प्रश्न जो है वो सही कर पाए। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है ना ये वाला देखिए, भोजन स्वास्थ्य स्वच्छता और रोग फसल उत्पादन नाइट्रोजन चक्र, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे और इसी पर बेस्ड हम आपसे
अगले वाले का यानी जो अगला वाला जो चैप्टर है उसका प्रश्न इस वीडियो में पूछ रहे हैं, जिसका आंसर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देंगे। प्रश्न आपका है पोलियो का कारण है ए ऑप्शन प्रोटोजोआ, बी ऑप्शन फफूंद, सी ऑप्शन विषाणु और डी ऑप्शन बैक्टीरिया। तो अपना आंसर ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। सभी लोग आंसर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। इससे पहले के प्रश्न ना देखें और देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। साथ ही साथ प्रश्नों को याद अवश्य करते हुए चलिएगा, क्योंकि देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना आपके दिमाग में होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।